हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। और उसमें आज स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले क्लास में देखा था कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे कि मैं यदि पूछूं कि यूनिट्स ऑफ वेट, तो वेट का यूनिट क्या होता है? जैसे यूनिट ऑफ वेट यानी वजन करने का यूनिट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि वजन करने का यूनिट ग्राम्स हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, या मिलीग्राम हो सकता है, या और भी क्विंटल वगैरह हो सकता है। उसी तरह से यूनिट ऑफ वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या हो सकता है, तो लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, और माइक्रोलीटर हो सकता है, या और भी कुछ दूसरा यूनिट है तो वो भी हो सकता है। उस तरह से यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा, यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ हो सकता है मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, ईटीसी। तो उसी तरह से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है और सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, ये जब हम यूनिट से पता लगा सकते हैं। यदि सॉल्यूशन का यूनिट दिया होगा तो उसे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो हम आज इसको स्टडी करेंगे, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले आता है वेट बाई वॉल्यूम। सबसे पहले आता है वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट वेट में होगा और जो टोटल सॉल्वेंट होगा वो वॉल्यूम में होगा, यानी एमएल में होगा या लीटर में होगा। तो मास ऑफ परसेंटेज बल्कि यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम नहीं होगा बल्कि वेट बाई वेट। तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ component equal weight of component dividing by total weight of या total mass of solution into 100। यदि किसी भी सोल्यूशन में उसका मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है तो उस सोल्यूशन के अंदर वेट ऑफ कंपोनेंट्स कितना है डिवाइडिंग बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स निकल जाए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने देखा होगा किसी दवाई की बोतल पे या किसी सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह से लिखा होता है, जैसे कि 10% वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज। इस तरह से कोई लिखा है कि 10% वेट बाई वेट ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब है दैट इज कि यहाँ पे सॉल्यूट वेट में है, इट मीन्स कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस और परसेंटेज मीन्स इन 100 ml और आउट ऑफ 100, सो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया
और प्लस 90 ग्राम वाटर इक्वल, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया ऑफ किसका, ग्लूकोज का। और परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, सो 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर इक्वल 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। वेट बाय वेट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट भी वेट में लिया हुआ है और सॉल्वेंट भी वेट में लिया हुआ है। वेट बाय वेट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट भी वेट में लिया हुआ है और सॉल्वेंट भी वेट में लिया है। यहाँ पे देख रहे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्विंग 90 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स 100 ग्राम solution of glucose. Next, नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए component equal volume of the component dividing by total volume of solution into 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट निकल जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10%, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज को इंडिकेट करते हैं V अपॉन V से। सो 10% V अपॉन V इस तरह से लिखा होता है बोतल पे 10% V अपॉन V। इट मीन्स कि 10% V ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल that is 10 ml of ethanol plus 90 ml water gives 100 ml solution of ethanol। तो इस तरह से 100 ml में 10 ml इथेनॉल है और 90 ml वाटर है। यहाँ 90 ml वाटर सॉल्वेंट है और 10 ml इथेनॉल चूँकि कम अमाउंट में है, सो दिस इज द इथेनॉल इज द सॉल्यूट। सो वॉल्यूम लिखने का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्यूट भी वॉल्यूम में होगा और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में होगा। और 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में 10 ml ऑफ इथेनॉल प्लस 90 ml ऑफ वाटर, यानी कि 100 बनाने के लिए 10 ml में जब 90 ml मिलाएंगे तब 100 ml बनेगा, और उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आउट ऑफ 100 इज 10 ml, सो 10% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल।
and this is called volume percentage. नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और इसको इंडिकेट करते हैं W बाई V से, मास बाई वॉल्यूम। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज मतलब कि 10% वेट बाई वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूट वेट में होगा, यानी कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्लस, अब इसको 100 बनाना है तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं एंड मेक अप द वॉल्यूम अप टू 100 ml विथ वाटर। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है और 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए 10% और 100 में बनाने के लिए 10% यानी कि 10 ग्राम लेंगे वेट में, यानी 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड एंड मेकअप द वॉल्यूम अप टू 100 ml विथ वाटर। जैसे मान लीजिए कोई फ्लास्क में हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड तोल के ले लिया और उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिजॉल्व कर लिया, इसके बाद उसका वॉल्यूम 100 ml तक मेकअप कर लिया और इस तरह से वो 100 ml सोल्यूशन बन गया। उस 100 ml सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का क्वांटिटी 10 ग्राम है, सो उसको हम बोलेंगे 10% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। या कोई यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि 10% कॉपर सल्फेट 5H2O solution means 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 5H2O और इसको हम 100 ml बना देंगे वाटर के साथ, वाटर डिजॉल्व करके, और इस तरह से जो 100 ml सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन हम लिखेंगे 10% वेट बाई वॉल्यूम। और वेट बाई वॉल्यूम से अब इस तरह के यदि यूनिट दिया होता है 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। सॉल्यूट का यूनिट क्या है, यानी कि सॉल्यूट वेट में लिया हुआ है तो ग्राम या किलोग्राम में होगा, और सॉल्वेंट वॉल्यूम में लिया है तो लीटर या मिली लीटर में होगा। तो इस तरह से यूनिट के बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कि उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और इसको शॉर्ट में ppm भी बोलते हैं। 10 ppm, 5 ppm, 100 ppm, इस तरह से आपने सुना हो, तो उसको उसका फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन और उसको शॉर्ट में ppm बोलते हैं।
सो ppm, इसको यदि हम फार्मूला वाइज देखें तो ppm इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द components dividing by total number of parts of all components into 10 to the power 6 parts per million. Millions means 10 to the power 6. Million means 10 to the power 6. यानी 10 to the power 6 आउट ऑफ 10 to the power 6 यदि एक 1 पार्ट होगा तो उसको 1 मिलियन बोलेंगे, 2 पार्ट होगा तो 2 मिलियन बोलेंगे। इस तरह से जितने उस 1 मिलियन में यानी 10 to the power 6 में यदि नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ता रहेगा तो उतना ही वो उतना पीपीएम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको कि 1 mg इन 1 लीटर इक्वल 1 ppm। इस तरह से आप इसको सीधा याद कर सकते हैं कि 1 mg इन 1 लीटर इक्वल 1 ppm। उस तरह से 2 mg इन 1 लीटर इक्वल 2 ppm। उस तरह से 3 mg इन 1 लीटर इक्वल 3 ppm। अब इसको ऐसे इसको समझ सकते हैं जैसे कि 1 mg इन 1 लीटर इक्वल 1 ppm। इसको हमने क्यों बोला 1 mg इन 1 लीटर इक्वल 1 ppm? जैसे कि 1 mg इन लीटर को हम मिलीलीटर में बदल सकते हैं, तो मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। उस तरह से यदि हम ml को माइक्रोलीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा 3 और 3 जीरो और लगा देंगे, ये हो जाएगा माइक्रोलीटर। यहाँ 1 ppm ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 mg इन, अब इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोलीटर इक्वल 1 ppm। अब यहाँ पे देखिए कि mg और माइक्रोलीटर ये ऑलमोस्ट सिमिलर यूनिट हैं, ये वेट में है और ये वॉल्यूम में है, लेकिन दोनों का वेट लगभग सेम आता है। सो 1 mg इन 10 टू द पावर 6 माइक्रोलीटर, इसलिए हमने बोला इसको 1 ppm। यहाँ पे 2 mg इन 10 टू पावर 6 माइक्रोलीटर मीन्स 2 ppm। यदि 5 mg इन 10 टू पावर 6 माइक्रोलीटर मीन्स 5 ppm। तो इस तरह से हम ppm को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आउट ऑफ 10 टू द पावर 6 इफ देयर इज 1 पार्ट देन 1 ppm, इफ देयर इज 5 पार्ट देयर इज 5 ppm एंड सो ऑन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ solution. So strength of solution is the quantity of solute in gram in 1 liter of solution. That is quantity or amount of solute in gram per liter
ऑफ सॉल्यूशन, और इसको शॉर्ट में हम ग्राम पर लीटर भी लिखते हैं। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इससे हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट का अमाउंट जितना ही ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जितना ही ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना सॉल्यूट की अमाउंट या क्वांटिटी कम होगी उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होगा। मोलारिटी, जिसको शॉर्ट में हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, मोलारिटी। सो मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम इक्वल, ये पहले भी आप लोगों को पढ़ा होगा, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dividing by volume of solution in liter, number of moles of solute dividing by volume of solution in liter। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम कहते हैं मोलरिटी। यदि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो उसकी मोलरिटी 1 होगी। यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 है तो उसकी मोलरिटी 5 होगी। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जितना होगा वही उसकी मोलरिटी होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मेलिटी का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कि सॉल्यूट आयनिक नेचर का होता है, वहाँ पे फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। और एफ इक्वल यानी फॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास जितना होगा वही उसकी फॉर्मेलिटी होगी। यदि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास 2 है तो उसकी फॉर्मेलिटी 2 होगी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास जितना होगा वही उसकी फॉर्मेलिटी होगी। और इसका यूज़ हम उस तरह के सॉल्ट के लिए करते हैं, उस तरह के सोल्यूट के लिए करते हैं जो आयनिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आयनिक इन नेचर है, या सोडियम कार्बोनेट आयनिक इन नेचर है, यानी आयंस में टूट जाते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए हम फॉर्मेलिटी का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को शॉर्ट में कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। नॉर्मलिटी को शॉर्ट में कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और नॉर्मलिटी से भी हम किस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन का पता लगा लेते हैं कि उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। सो नॉर्मलिटी यानी कैपिटल एन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute dividing by volume of solution in liters। number of gram equivalents of solute dividing by volume of solutions in liter। यानी किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 है तो उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 2 होगा और उसको हम लिखेंगे 2n। नॉर्मलिटी लिखने के सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू लेफ्ट में लिखते हैं, इसके बाद n लगाते हैं। सो दैट इज 2n। यदि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 2 है तो उसको लिखेंगे 2n। यदि 3 है तो 3n, 5 है तो 5n। 5n लिखने का मतलब है 5n लिखने का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज 5 इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। 2 लिखने का मतलब है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज 2 इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मोलालिटी। ये मोलालिटी से अलग है, दिस इज मोलालिटी, और इसको हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। एंड मोलालिटी स्मॉल एम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स of solute dividing by weight of solvent in kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडिंग बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो मोलालिटी केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडिंग बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको कहीं कहीं इसको ग्राम लिखा होता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो यहाँ ये ग्राम लिखा होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ यदि ग्राम लिखा होगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे केजी में लिख दिया इसको। और इसको यदि आप यहाँ ग्राम लिखते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट को केजी में लेते हैं। तो मोलालिटी के केस में यदि सॉल्वेंट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का 1 मोल डिजॉल्व हुआ हो तो उसकी मोलालिटी 1 होगी। यदि 1000 ग्राम यानी 1 kg सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का 2 ml डिजॉल्व है तो उसकी मोलालिटी 2 होगी। और उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 2 एंड स्मॉल m, यानी 2 मोलाल, उसको 2 मोलाल बोलें। ये सब हम यूनिट बता रहे हैं सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को जानने के लिए। तो इस सब यूनिट के हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन, तो उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, पता लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को शॉर्ट में इस तरह से एक्स की तरह ऐसे लिखते हैं
और किसी भी सॉल्यूशन में यदि मान लीजिए कि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, यदि सॉल्यूट मान लीजिए कि ए है और सॉल्वेंट बी है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है, तो दोनों के मिलने के बाद सॉल्यूशन बनता है। और हमने माना कि मान लीजिए कि सॉल्यूट ए में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स n है, तो इसको हम एन ए से इंडिकेट कर सकते हैं, और सॉल्वेंट के मोल्स को हम एन बी से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल Na, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल Nb, यानी कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Na होगा और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स Nb होगा। तो सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, या टोटल कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा Na प्लस Nb। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल का फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट Na है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, सो दैट इज Na प्लस Nb, यानी इस तरह से मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। दूसरे केस में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमने बी लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इक्वल Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडिंग बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी सॉल्वेंट में यहाँ तो हमने 2 कंपोनेंट बताया, अब किसी सॉल्वेंट में 3 कंपोनेंट है, किसी सॉल्वेंट में 3 कंपोनेंट हो ABC, तो उस केस में यदि किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होगा, सपोज ABC है, तो उस केस में यदि A का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, XA निकालना होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na, यानी A का नंबर ऑफ मोल्स A है, Na है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, इस तरह। और यदि किसी सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, यदि मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट हैं ABCD, EBCD, तो इन चारों कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन है यदि सबको जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी किसी सॉल्यूशन में चाहे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो, लेकिन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं XA प्लस XB प्लस XC और प्लस XD इक्वल 1, यानी किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहे कितना हो, उनके सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1।
नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी इक्वेशन. Normality equation. So normality equation is n1 v1 equal n2 v2. मीन्स यदि किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी n1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, यदि उसमें और यदि सॉल्वेंट मिला के उसका नॉर्मलिटी चेंज कर दें, उसका नॉर्मलिटी हम चेंज कर दें, तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी निकाल सकते हैं. सपोज कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 है और उसका वॉल्यूम 200 ml है, इक्वल उसमें मान लीजिए कि उसको 200 से 100 ml पानी उसमें और मिला दिया तो उसका वॉल्यूम 300 ml हो जाएगा. उसका वॉल्यूम 300 ml हो जाएगा. अब हम पूछते हैं कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी चाहिए, यदि उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे N2 रख देंगे. और इस फार्मूले की हेल्प से यानी कि N2 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको पता है करना, तो 1.0 इंटू 200 ml डिवाइडिंग बाई 300. तो इसको सॉल्व करेंगे तो नए सोल्यूशन की नॉर्मलिटी निकल जाए. तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम किसी जो नया सॉल्यूशन बनता है या नया नॉर्मलिटी चेंज होता है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. उस तरह से सेम फार्मूला होता है मोलारिटी इक्वेशन. मोलारिटी इक्वेशन मोलारिटी इक्वेशन इज m1 v1 इक्वल m2 v2. यदि किसी सोल्यूशन की मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है और उसका यदि वॉल्यूम हम चेंज कर देते हैं डाइल्यूट करके या थोड़ा सा और उसमें सॉल्वेंट मिला के उसका वॉल्यूम यदि चेंज कर देते हैं, कोई नया वॉल्यूम यदि मान लो कि बन जाता है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से उस नए जो वॉल्यूम बना हुआ सॉल्यूशन होता है उसका हम मोलारिटी इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं. सो इस इक्वेशन का ये यूज होता है, ये बेनिफिट है कि हम किसी नए बने हुए सॉल्यूशंस का मोलारिटी या वॉल्यूम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बताया ठीक से समझ में आ गया होगा, और बाकी इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ भाग अगले क्लास में बताएंगे. ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच.